आज के न्यूज कितने न्यूज हैं? ठीक है, तो करीबन 10 न्यूज हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 9th of February तक यहाँ कवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहली न्यूज है IEA की रिपोर्ट है। IEA की रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी 2024। IEA क्या है? पहली लाइन में लिखा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है। हुआ क्या था, करीबन 70s में ऑयल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मतलब ऑयल की इतनी इंस्टेबिलिटी हो गई थी, उस टाइम पे ऑयल ही नहीं मिल रहा था, ऑयल क्राइसिस था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे OECD कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। उन्होंने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई हुई है। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुपिंग चाहिए जो इस आगे और इस तरह की ऑयल क्राइसिस ना होने दे। तो उस चीज को मॉनिटर करने के लिए एनर्जी के जितने भी प्रोडक्शन के जो फ्यूल वगैरह का है, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जिस एजेंसी को बनाया वो है IEA। इंटरनेशनली रेगुलेट करती है और यही ओवरसी करती है, और उसी आधार पर ये अलग अलग रिपोर्ट्स देती है। और वो रिपोर्ट हम यहां देखेंगे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब देगी, और वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं और किसी बड़ी एजेंसी की होती हैं तो वो डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो इसीलिए रिपोर्ट्स हमें ध्यान में रखनी है कि किस एजेंसी की कौन सी रिपोर्ट है। तो IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि ये देती है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पता होनी चाहिए। तो ये दो रिपोर्ट इसकी पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इसने इस बार रिपोर्ट दिया, उसमें इंडिया स्पेसिफिक जो दिया है, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 2024, उसमें बहुत सारी हाइलाइट्स दी हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हम कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। बोले कोई बात नहीं, आपका 2026 तक कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो मेजर जो फ्यूल प्रोडक्शन होगा वो अभी भी कोल वगैरह से ही आएगा। तो 68% ऑफ द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू कोल जनरेटेड कंबशंस या इग्निशंस। ठीक है, वो अभी भी जो कोयले से ही हम 68% हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2026। हालांकि 2023 के कंपैरिजन अगर हम करें तो ये कम है। हमारे यहाँ पर 2023 में ये जो परसेंटेज था 74 था, इसको हमने घटा के 26 तक 68 करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। वहीं हमारा टारगेट क्या है? टारगेट कि बाय 2030 एटलीस्ट 50% ऑफ द एनर्जी शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। ये हमारा टारगेट है। टारगेट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे अलग से। हमारा क्या है? इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है रीचिंग अ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, fulfilling at least 1/2 of its energy requirement via renewable energy by 2030। एटलीस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पर जो हमारा आगे का और टारगेट हो जाता है कि 2070 तक हमें नेट न्यूट्रलिटी पे पहुंचना है, नेट जीरो एमिशंस पे पहुंचना है। नेट जीरो क्या होता है या नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? कार्बन जो जो कार्बन है, क्यों कार्बन निकले ही ना? हाँ, नहीं, ये नहीं नहीं, बेसिकली नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि हमें नेट न्यूट्रल पहुंचना है। नेट न्यूट्रल मतलब कि जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब कर पाए हम। तो नेट बैलेंस कोई भी एनवायरनमेंट में ना बचे कार्बन का, वो है नेट न्यूट्रलिटी। और उस स्टेज तक हमें पहुंचना है बाय 2070। ये हमारे टारगेट्स हैं। टारगेट्स ये ध्यान में होने चाहिए हमेशा इस तरह के, क्योंकि क्लाइमेट आज के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक सबके सामने, क्लाइमेट चैलेंज जो है सबके सामने है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया ने अपने क्लाइमेट को सुधारने के लिए क्या क्या टारगेट्स अपनाए हुए हैं और उस डायरेक्शन में हम कर क्या रहे हैं।
वो सारी चीजें उस सीक्वेंस में आपको पता होनी चाहिए कि ये हम कर रहे हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट आज के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक यूपीएससी में भी और इन जनरल भी अगर हम देखें हमारे आसपास भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके टारगेट्स हमें पता होने चाहिए क्या क्या है। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो हमारे एनर्जी से रिलेटेड है, जहां पर हमने 2030 तक हमने एक बोला हुआ है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ जीडीपी जो हमारा है। ठीक है, हम जीडीपी क्या होता है हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें से हम जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूसिंग की जो इंटेंसिटी है उसको कम करेंगे बाय 45%। कब से? जब भी परसेंटेज होता है तो कुछ रिलेटिव टर्म होना चाहिए। कब से? 2005 में देखेंगे हमारा कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट करते थे, उसकी जीडीपी के हिसाब से उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी थी, उसके परसेंटेज में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, उसके मुकाबले 2030 में जो हमारी जीडीपी होगी उससे कंपेयर करेंगे तो 45% कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है यहाँ पर कि हमें इतना करना है, और इसमें बेसिकली हमें 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस घटाने हैं बेसिकली। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड, कार्बन क्रेडिट वगैरह, वो हमें देखनी है, वो हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड उसमें पढ़ेंगे कि क्या है हमारे, क्या क्या नहीं है रिक्वायरमेंट। अब इसी में आगे अगर हम देखें, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 2023 में 7% बढ़ी है। ठीक है, और एनुअली 2026 तक 4.5% बढ़ने के आसार हैं। अभी हाल में फिलहाल सबसे ज्यादा एनर्जी की डिमांड चाइना को है। अभी सबसे ज्यादा डिमांड कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ठीक है, हम धीरे धीरे जो हमारी डिमांड है, ये जो परसेंटेज में डिमांड है, इस केस में हम चाइना को सरपास करने वाले हैं कि हमारी परसेंटेज ऑफ डिमांड रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम चाइना से ज्यादा करेंगे। टोटल नेट नहीं, नेट में और परसेंटेज में फर्क समझो। ठीक है, नेट में और परसेंटेज में फर्क समझना। मान लो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है 100 गीगावाट और चाइना की आज की रिक्वायरमेंट है 500 गीगावाट। अगले साल मुझे 5 गीगावाट एक्स्ट्रा चाहिए और इनको चाहिए करीबन 20 गीगावाट एक्स्ट्रा अगले साल, मान लो। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें, हम यहां 5% एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं और ये सिर्फ 4% एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से हम उनसे एक्सीड कर जाएंगे, टोटल नेट में नहीं। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड होगी वो उनसे ज्यादा हो जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। मतलब परसेंटेज हमें ज्यादा रिक्वायर, उनका इतना नहीं रहेगा, उस प्रोपोर्शन में उतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए यहां पर। फिर वहीं पर हमारी ये जो बेसिकली इंडिया का पावर सेक्टर है, ये एक ध्यान में रहे कि हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज 417 गीगावाट की है। उसमें से जो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, कोल से, इंक्लूडिंग कोल, 56% है। हमारा 50% का टारगेट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बाय 2030। उसमें से 41% हम अचीव कर चुके हैं। उसमें से 41% हम अचीव कर चुके हैं। तो हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, हाँ, ये अचीव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हमने सूर्योदय योजना चलाई है जी, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है कि हम कैसे उसको इंप्रूव करें। तो वो स्कीम यहां लिख दो कि वो यहां कंट्रीब्यूट करेगी, सूर्योदय योजना। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये बेसिकली आईईए के बारे में था। आईईए किस लिए बनाया गया था वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड न्यूज है हमारा हाइब्रिड व्हीकल्स एज अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये बेसिकली एचएसबीसी का ग्लोबल रिसर्च हुआ, उन्होंने बोला है कि डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे मत पहुंचो, आप बीच में से एक रास्ता चुनो हाइब्रिड व्हीकल्स का। अब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है और हाइब्रिड व्हीकल्स क्या है?
तो बेसिकली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड या फिर हम फ्यूल के हिसाब से देखें तो 4 तरीके के व्हीकल्स पड़ेंगे। 4 तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पड़ेंगे। एक तो HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक पढ़ेंगे PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक हम पढ़ेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक हम कहेंगे फ्यूल सेल व्हीकल्स। ये 4 तरीके के। इनमें क्या डिफरेंस है? जो पहले वाला है ये है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसमें क्या होगा, गाड़ी चलेगी फ्यूल से, लेकिन कुछ स्पीड अटेन करने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करके उसको चार्ज करते रहेगी और जब कम स्पीड पे होगी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिकल भी है वही गाड़ी और वही गाड़ी फ्यूल से भी चल रही है, डिपेंड कर रहा है स्पीड के हिसाब से और बैटरी के चार्ज पे। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर चीज जो हमें पता होनी चाहिए, इसमें बाहर से बैटरी चार्जिंग के लिए कोई प्लग इन की रिक्वायरमेंट नहीं। गाड़ी चलती रहेगी, मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक है, कम स्पीड्स पे बैटरी से चलती रहेगी। जैसी एक स्पीड अटेन करेगी उस टाइम पर फ्यूल पे कन्वर्ट हो जाएगी और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है बैटरी चार्ज होती रहेगी। आजकल हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, उससे क्या होगा, फ्यूल कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरी है PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें क्या है, बैटरी आप बाहर से भी चार्ज कर सकते हो, फ्यूल तो डला ही सकते हो, साथ के साथ बैटरी चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन मिलेगा गाड़ी का। फिर आता है बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये प्योरली बैटरी के ऊपर चलती है, इसमें फ्यूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें आपको बैटरी चार्ज करनी है डायरेक्टली। और फिर लास्ट में फ्यूल सेल व्हीकल, जहां पर हम एक हाइड्रोजन सेल आजकल बना रहे हैं, हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी। कई कंपनियां कर रही है इसके ऊपर काम। और हाइड्रोजन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में हमारे यूनिवर्स में मौजूद है हाइड्रोजन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है वाटर। तो एक क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल के रूप में जाना जाता है। ये 2 चीजें पता है, इस बार के HCS में क्वेश्चन था। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में है और सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो वाटर निकलता है। हाइड्रोजन सेल से आएगा, उसको बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, दोनों मिलकर H2O बनाएंगे, वाटर बनेगा। क्लियर है? मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चंस वो HCS वाले भी डाल दूं, लेकिन मेरे को टाइम थोड़ा सा कम मिला, तो ठीक है, वैसे एक दिन डिस्कस कर लेंगे। जो हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया है तो उससे रिलेटेड कोई आया होगा इस बार, क्योंकि अभी हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम देख लेंगे, तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो। अभी है क्या चीज इसमें, इन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली, हम जैसे इंडिया पुश कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और उसके लिए सरकार इतना पुश किए जा रही है। तो इन्होंने बोला कि डायरेक्टली उस पर जाने की बजाय आपके पास एक रास्ता है, पहले हाइब्रिड पे जाओ। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मेजरली जिस चीज पे ऑपरेट हो रही हैं वो बैटरीज हैं और लिथियम आयन है। तो लिथियम इंडिया को मैक्सिमम इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप इसमें मत जाओ, हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है, आप उस पे करो स्विच, तब तक लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, आपका फ्यूल का भी कंजप्शन कम होगा, फ्यूल इंपोर्ट कम हो जाएगा, आपको इतना डिपेंडेंट दूसरे देशों पे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स चाहिए हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, जैसे निकल कोबाल्ट चाहिए, हमें लिथियम चाहिए, इसके लिए अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंड करता है। लिथियम के लिए हमने क्या पढ़ा था, लिथियम ट्रायंगल कहाँ था, अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया, है ना। और ऐसे ही कोबाल्ट और निकल के लिए भी कॉन्गो और इंडोनेशिया पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो ये यहां से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, हमारे ऊपर इंपोर्ट बर्डन बढ़ता है। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए,
हाइब्रिड व्हीकल्स पे स्विच करना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक ट्रांजिशन पीरियड मिल जाएगा, 5 से 10 साल का टाइम मिल जाएगा हम, ताकि प्योरली इलेक्ट्रिकल पे स्विच कर पाए। एक ट्रांजिशन में बड़ा अच्छा काम कर सकती है हमारे लिए हाइब्रिड व्हीकल्स, कि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल पे नहीं स्विच कर पा रहे। क्यों? चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन चाइना लेके बैठा है, हमारे पास नहीं है। चार्जिंग स्टेशन भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें नहीं लिखा होगा। वैसे 3 तरह के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जहां पर डोमेस्टिक से लेके जो फुल फास्ट चार्जिंग होते हैं दोनों तरह के होते हैं। लेवल 1 में डोमेस्टिक आ जाएगा, लेवल 2 में जो बाहर जो चार्जर होते हैं, और लेवल 3 में डायरेक्ट डीसी से डीसी चार्जिंग होती है। ठीक है, तो 3 तरह की लेवल की चार्जिंग मिलेगी इसमें। यहां पर बोले कि आपके पास जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उनसे मैच करने के लिए, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने दूसरे देशों से सीखा कि वो देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कितना अच्छा कर रहे हैं। नॉर्वे से सीखा, चाइना से सीखा, यूएस से सीखा, लेकिन ये नहीं देखा कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप किया उसमें। वो हमारा लैक कर रहा है। तो पहले हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, बैटरीज के लिए वो कैपेसिटी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जब तक वो आए तब तक हाइब्रिड पे काम चलाओ। तो 5 से 10 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो मौका हमें हाइब्रिड व्हीकल से मिल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद डीकार्बोनाइजेशन ड्राइव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप फ्यूल पे ही चलने दो। ठीक है, एक स्टडी बताती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से भी कम एमिशंस आपके हाइब्रिड व्हीकल्स में, क्योंकि एट द एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कहां से आ रही है? वो तो हमारा अभी इससे पहले ही पढ़ा, 68% एनर्जी हमारी कोल से आ रही है। वो भी तो पॉल्यूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है तो नॉन पॉल्यूटिंग हो गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपने आप में कोई एमिशन नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो एनर्जी लेके आ रहे हो वो तो एमिशन कर रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल है डिकार्बोनाइजेशन ड्राइव के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस है कुछ एक दो जो हमें पता होने चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अभी सिर्फ 2000 के आसपास ही ऑपरेशनल चार्जिंग स्टेशंस हैं, और उनके पास तो मतलब वर्ल्ड के 85% चाइना लेके बैठा अकेले। ठीक है, तो हमें वो वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो टाइम, हम क्या करें, हाइब्रिड पे स्विच करना चाहिए। ये किसने बोला? HSBC की रिसर्च जो टीम थी उन्होंने बोला, और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। आज के टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला तो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में क्या चीज है? सबसे पहले देखो कि अचानक से इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब खरीद पा रहे हैं? जब सरकार सब्सिडी दे रही है। हमने नॉर्वे को देखा, क्या किसी भी कंट्री को देखा, वहां पर इलेक्ट्रिकल पुश मिला उन्हें, लेकिन सरकार से बहुत बैकिंग थी, हेवीली सब्सिडाइज्ड कार मिली उन्हें। लेकिन यहां पर वो चीजें नहीं है। यहां पर अगर सब्सिडी दे भी दी तो उससे एक और चीज क्रिएट हो जाती है, एक डिवाइड क्रिएट होता है। कैसे होता है कि इसका जो यूजेज होगा वो सिर्फ मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, यही दो लोग करने वाले हैं। चाहे कितनी ही सब्सिडी दे लो, इसका यूज किसके पास जा रहा है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। बाकी क्लासेस के पास तो अभी भी नहीं पहुंच पा रही, जो हमारा लार्ज पॉपुलेशन है। तो एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। दूसरा, हमारे यहां पर अगर हम देखें, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज हो रहे हैं वो 2 व्हीलर यूज हो रहे हैं, 3 व्हीलर यूज हो रहे हैं। उनकी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हमें उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इनके लिए कार वगैरह के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां की नीड अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला तो हो गया अपफ्रंट कॉस्ट, और दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए अलग से चाहिए, हमें अलग टाइप का चाहिए। उनका उससे काम नहीं चलेगा जो हम कार के लिए सेटअप करेंगे। फिर उसके बाद सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिथियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हमें चाहिए वो सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तीसरा, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से फायदा भी है या नहीं। तो अभी ये इश्यूज हैं
जिसकी वजह से हम ईवीज पे डायरेक्टली स्विच नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो कहां जाएं? हाइब्रिड व्हीकल्स पे, उसके फायदे हैं। अगली न्यूज थी MQ-9B ड्रोन्स। ये बेसिकली हमें एज से सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि हम कहां से मंगवा रहे हैं। ठीक है, ये यूएसए से मंगा रहे हैं। ठीक है, बस इतना भी अगर पता है तो इसके बारे में और ज्यादा नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं। 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए हमने यूएसए से एग्रीमेंट किया है, हम वहां से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को प्रेडेटर के नाम से जाना जाता है। ये जो 31 आएंगे इसमें से 15 तो नेवी के पास चले जाएंगे और 8 आर्मी और एयरफोर्स के पास जाएंगे। ठीक है, नहीं पता होना चाहिए किसके पास कितना जाएगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए MQ-9B ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं। जब भी इंडिया यूएस का रिलेशन लिखो तो उसमें डिफेंस पार्टनरशिप में आपको लिखना है कि हमने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है यूएसए के साथ, वहां से हम ड्रोन भी लेके आ रहे हैं। तो इंडिया यूएस के रिलेशंस में डिफेंस पार्टनरशिप में एक ये स्टेप लिखना आपको। ठीक है, तो MQ-9B क्या है? ड्रोन है, और कहां से आ रहे हैं? यूएसए से आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगली एक न्यूज थी गेंटू पेंगुइन्स के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली अभी एक आइलैंड है, अभी हम उसको भी देखेंगे, फॉकलैंड आइलैंड्स। वहां पर 200 से ज्यादा करीबन ये डेड पाई गई। तो उसके पीछे रीजन था इन्फ्लुएंजा वायरस। तो हमारे काम की जो चीजें हैं, पहली ये आइलैंड्स कहाँ है, दूसरी ये वायरस क्या है। हमारे काम की चीज ये दो हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत हम इस पेंगुइन के बारे में पता कर लेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। पेंगुइन जनरली ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और ये वाली पेंगुइन सदर्न हेमिस्फेयर में ही ज्यादातर है। एक तो ये फॉकलैंड आइलैंड्स में बहुत है, और दूसरा एंटार्क्टिका वाला जो रीजन है वहां पर पाई जाती है, लिखा हुआ इस पे। ठीक है, तो यहां पर पाई जाती है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वायरस किस टाइप के हैं। हाँ, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ये दो अलग अलग टाइप के वायरस हैं। तो इनके नाम पता होने चाहिए हमें कि कौन सा वाला बर्ड फ्लू था, कौन सा वाला स्वाइन फ्लू था, जो इनको नाम दिए जाते हैं H5N1, H3N1, H1N1। तो ये हमने अलग अलग यहाँ पर सेग्रीगेट करके लिख दिए हैं। बेसिकली चार टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं, जिसमें D ये सिर्फ कैटल्स में होता है, A ह्यूमंस में आ सकता है, B ह्यूमंस में आता ही है, और A भी ह्यूमंस में आ जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफर होते हैं टू दी ह्यूमंस। ठीक है, D नहीं होता। हाँ, D नहीं होता, D सिर्फ कैटल्स में मिलेगा। ये चार टाइप के इन्फ्लुएंजा आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये रेयरेस्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम, ये इस टाइप से सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, जो एवियन है जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये इतने टाइप के हो चुके हैं, H5N1, H7N3, H7N7, H7। तो 1, 5, 7, 9 और 10 वाले जो भी हैं वो एवियन वाले हैं। और वहीं पर जो स्वाइन फ्लू वाले थे, वहां पर कौन कौन से हैं? H1N1, H1N2 और H3N2। तो H3N2 से कंफ्यूज मत करना है कौन सा है, स्वाइन फ्लू वाला थे। तो बस इनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू कौन से सर? ये नीचे वाले H1N1 और H1N2 और H3N2। ये सर ह्यूमन में भी है H3N2। क्या? ह्यूमन में भी। हाँ, आते अभी आया था रिसेंटली, केसेस भी थे इसके। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इनकी। तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो ह्यूमन में देखे जाते हैं H1N1 और H3N2, ये ज्यादातर देखे जाते हैं। ये इस टाइप की ये पेंगुइन दिखाई देती है। इसका जो सबसे रिमार्क जो फीचर है, इसकी आंख के ऊपर आपको यहाँ पर एक अलग से फीदर सा दिखाई देगा व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ये इसका रिमार्क फीचर है। और बाकी पेंगुइन से इसकी टेल थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, गर्दन पूरी काली रंग की मिलेगी, बाकी बॉडी व्हाइट में मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका फीचर है मेनली जो है। ठीक है, बाकी पेंगुइन से कैसे अलग करें। इसमें इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा वो नहीं है कि खत्म होने वाले हैं, तो लीस्ट कंसर्न्ड है। जब लीस्ट कंसर्न हो जाता है तो यूपीएससी उसके ऊपर कम ध्यान देता है। हमारे यहाँ पर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, एक्सटिंक्ट,
इन सब का थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, तो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। लेकिन अभी 200 डेड मिले हैं और एक इन्फ्लुएंजा भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है। लीस्ट कंसर्न है, बात खत्म। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है फॉकलैंड आइलैंड्स, ये है क्या चीज और कहां पर है वो देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में यहां दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फॉकलैंड आइलैंड्स, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी अभी भी ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, और इसीलिए इनका अर्जेंटीना से झगड़ा चलता रहता है इसके ऊपर। अर्जेंटीना वाले बोलते हैं हमारी है और ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमारी है, और ये ब्रिटिशर्स ओवरसीज टेरिटरी है। कहां पर है? अटलांटिक सी में, साउथ अटलांटिक सी में आपको मिलेगी, ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। लोकेशन लिखी है वैसे, हाँ क्लियर है, ठीक। अब अगला आ जाता है, अभी उत्तराखंड ने है ना रिसेंटली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, ठीक है। जब आपके सामने नाम आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है बेसिकली? क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सभी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए सेम लॉज रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स। ठीक है, और बाकी लॉज सेम होना चल जाएगा? ठीक है, ये कौन से लॉज होते हैं? जैसे कि जो हिंदू और जो मुस्लिम, जो इनको बोलते हैं पर्सनल लॉज बेसिकली, ठीक है। जो लॉ होते हैं वो दो तरह के आपको दिखाई देंगे, सिविल और क्रिमिनल लॉज, ठीक है। इसको समझते हैं कि यूसीसी है क्या चीज। लॉ दो तरह के दिखाई देंगे, पहला क्रिमिनल और सिविल। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ये सब के लिए कॉमन है, यहां पर कोई अलग नहीं है। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका मतलब यही है कि लॉज सबके लिए बराबर है, लॉ के आगे सब बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है। तो वो किस लॉ की बात कर रहा है? ठीक है। जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं, सिविल लॉ में भी 90% ऑफ द लॉज कॉमन है, सिर्फ 10% लॉ बच जाते हैं जिसको हम पर्सनल लॉज बोलते हैं। वो सबके अलग अलग है। वो सबके अलग अलग होने के पीछे कारण है क्योंकि इंडिया अपने आप को सेक्युलर कंट्री बोलता है, तो इसीलिए सभी धर्मों को जो भी उनकी प्रथाएं हैं, जो भी उनके नियम है, उनको मानने का अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए उनको छूट दी हुई है कि आप अपने पर्सनल लॉज बना सकते हो, रिलीजियस लॉज जिसे हम कहते हैं। तो हिंदू ने हिंदू बिल अलग से ले आए, मुस्लिम्स के अलग पर्सनल लॉ चलते हैं, क्रिश्चियंस के अलग चलते हैं, और ये जनरली कवर करते हैं जो आपका मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज हैं, एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हैं, कि आपके पास संपत्ति किसके पास जाएगी, है ना, इस तरह के लॉज हैं, इनको हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग, और इनको भी कॉमन करने की बात हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में कहते हैं। हमारा आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है, वो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। वहीं से इंस्पिरेशन लेके उत्तराखंड ने अपना बिल पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्या उत्तराखंड से पहले भी कोई ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है इंडिया में?
बताओ। गोवा। गोवा। लेकिन गोवा को कॉन्स्टिट्यूशन ने या उनकी लेजिस्लेचर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं दिया। वहां पर अभी भी पोर्तुगीज वाले एक्ट चलते हैं और पोर्तुगीज एक्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो अभी भी उसको मानते हैं। तो गोवा भी स्टिल यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑब्जर्व करता है, मानता है। आपने न्यूज में जब पढ़ा होगा उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एनेक्ट या फिर टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। वो इसीलिए है क्योंकि किसी लेजिस्लेचर ने इससे पहले पास नहीं किया, वहां पर पोर्तुगीज वाला चलता है, तो वहां है। और अब उत्तराखंड ने एक बिल पास करके वहां पर लाने की कोशिश की है। उसने यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है शादी में, एज में, कि किस एज में शादी कर सकते हैं, ठीक है, एडॉप्शन में, ठीक है, इनहेरिटेंस में, कि कैसे किसको जमीन मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। और उसने बहुत डिफाइन, बहुत क्लियर तरीके से बोला कि मिनिमम एज गर्ल की, जैसे मुस्लिम्स में कम में कर सकते हैं, तो बोले नहीं 18। जहां पर एक से ज्यादा शादी का प्रावधान था उसने बोला नहीं चलेगा, सिंगल मैरिज, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली जो मेन फीचर्स हैं इस यूसीसी के, जो उत्तराखंड वाले ने लाया है, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस में भी बोला कि प्रॉपर्टी का बंटवारा सिर्फ बेटों में नहीं बेटियों में भी करना पड़ेगा, और सिर्फ बेटियों में नहीं, उसकी मां को भी मिलना चाहिए, बच्चों की मां को, और सिर्फ उनको नहीं पेरेंट्स को भी, तो सब में डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें बोला है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए, कि ये जो लॉज हैं पर्सनल लॉज वो भी सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, तो वो इसलिए लेके आए, ठीक है। तो आपको इसमें जो मेन पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कहां से इसको इंस्पिरेशन मिलती है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा डिबेट है, जब हम यूसीसी करेंगे तब हम इसको देखेंगे किसके क्या फायदे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेक्युलरिज्म को इससे खतरा है या नहीं है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए न्यूज के लिए बस इतना ही बहुत है। फिर उससे आगे आया इंटरिम बजट, अभी रिसेंटली पास किया या लेके आए पार्लियामेंट में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंटरिम बजट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरिम बजट, और ये नॉर्मल बजट से अलग कैसे है? क्या होता है नॉर्मल बजट से अलग कैसे है? इसको हम इंटरिम बजट क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मल बजट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लास्ट में दिया जाता है। फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? लास्ट में पेश करते, इसको पेश करते मतलब, और इसको अप्लाई नेक्स्ट सरकार करेगी, कोई नहीं। आएगी तो उसमें amendment करेगी। नहीं, ऐसा नहीं, अप्लाई तो यही करेंगे, ठीक है। इसके पीछे होता है इंटरिम बजट। जब हम देखें हर साल सरकार एक पूरा बजट लेके आती है जिसे हम फुल बजट कहते हैं, जनरल बजट भी कह देते हैं। लेकिन जिस साल उस सरकार का लास्ट ईयर हो, तो उस साल कोई बड़ी पॉलिसीज वो डिक्लेयर नहीं करती है। रीजन बीइंग कि उस सरकार का टेन्योर है साल के यहां तक, इसके बाद पता नहीं है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और जब पता नहीं है तो आने वाली सरकार उन पॉलिसीज को कंटिन्यू करे या नहीं करे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यहां पर कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की जाती है, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेंगे उन पॉलिसीज पर जिनको आने वाली सरकार उसको प्रमोट ही ना करे। तो इसीलिए कोई नई बड़ी बड़ी पॉलिसी यानी प्रमोट करते हुए हम यहां पर एक सिंपल सा बजट करेंगे जो जहां तक इलेक्शन है वहां तक खर्चा चला दे, और जो मेजरली जो हमें चाहिए बस वो चीजें मिल जाएं। उसके बाद जब नई सरकार बन के आती है, उसके बाद वो अपना नया बजट लेके आती है, और वो उस साल का पूरा फुल बजट होगा, वो अपना जनरल बजट लेके आएगी। बजट आता है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में? बजट नाम की तो सर कोई चीज नहीं। बजट नाम की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं है, लेकिन बजट जैसी चीज जो भी है वो कौन से आर्टिकल में है? 266। नहीं, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 बजट से डील करता है, जहां पर बजट को बजट ना बोल करके हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट हमें पूरा डिटेल में करेंगे इकोनॉमी में जब करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 112 के अंदर बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एज अ वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसकी जगह हम उसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये इंटरिम बजट भी आर्टिकल 112 की, क्योंकि वो बजट है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता, ठीक है। तो इंटरिम बजट क्या होगा? जो जाती हुई सरकार है वो फुल बजट नहीं देके सिर्फ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज के लिए जितना पैसा चाहिए उसके लिए एक बजट लेके आते हैं, उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। कोई मेजर पॉलिसीज का डिसीजन इसमें नहीं लिया जाता है, क्योंकि आने वाली सरकार उसको कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी कोई पता नहीं होता है। तो इसीलिए ये डिसीजन आने वाली सरकार पे ही छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम ले लेना आगे, तब तक के लिए जो चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होता है, एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है, उसका एग्जैक्ट वर्ड है एप्रोप्रिएशन। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए, देश चलाने के लिए एप्रोप्रिएशन की जरूरत है। वो एप्रोप्रिएशन अंडर आर्टिकल 114 पार्लियामेंट अप्रूवल करके देती है, और वो एक साल के लिए निकालती है एक बार में, जितने साल के लिए बजट का होता है। तो 31 मार्च को भारत सरकार वहां से एक पैसा नहीं निकाल सकती। तो सरकार खर्चा कैसे चलाए, देश कैसे चलाए? तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक देश चलाने के लिए, वहां से पैसे निकालने के लिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने के लिए हम इंटरिम बजट ले आते हैं कि पैसे निकाल के खर्चा चलता रहेगा, हमारी पॉलिसीज चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इंटरिम बजट आता है, ठीक है। एक वोट ऑन अकाउंट है, वो हम पढ़ेंगे जब हम बजट पढ़ेंगे, इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैंने एक फंड का नाम लिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो हमारे आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है। ये होता क्या है? कंसोलिडेटेड फंड है क्या चीज? बेसिकली ये सरकार का अकाउंट है या फिर देश का अकाउंट है, जहां पर कोई भी लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन दे रहे हैं, कोई भी टैक्स का पैसा आ रहा है, या सरकार को कुछ भी खर्चा करना है, तो वो इस अकाउंट से होता है। जितने भी टैक्स कलेक्शन हो सब यहां आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 266। वहीं आर्टिकल 266 में ही एक और फंड का जिक्र किया हुआ है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये पब्लिक अकाउंट क्या है? ये पब्लिक का पैसा है। जैसे किसी के पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा है, वो कहां जमा हो रहा है? पैसे तो कट रहे हैं, लेकिन जा कहां रहा है वो पैसा? वो इस अकाउंट में जाता है, ठीक है। जो इस तरह के जो पैसे होते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड लगा लो, या म्यूचुअल फंड तो बेसिकली शेयर में हो, तो जिस कंपनी का खरीदा उसके पास जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रोविडेंट फंड है, या हमारी जो सेविंग स्कीम्स होती है, या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम आ गई, तो पैसा जाएगा कहां? वो सब जाता है, ये पब्लिक का पैसा होता है। तो क्या इसमें से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। गवर्नमेंट इस अकाउंट की केयर टेकर के रूप में काम करती है, वो इसको इधर उधर मैनेज करती रहती है। तो इसमें से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। HCS में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो हमें ये परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए पार्लियामेंट की। 4 स्टेटमेंट थे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये था, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए परमिशन कहां चाहिए और कहां नहीं चाहिए।
इससे अगला आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये इमरजेंसी फंड होता है। ये आर्टिकल 267 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 267 कहां गया? यही लिखा गया, हाँ ये रहा। ठीक है, ये आर्टिकल 267 के तहत हमने बनाया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि हर बार कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे पैसे निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल का वेट तो करेंगे नहीं। और आर्टिकल 114 कहता है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा निकालना है पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना आप निकाल नहीं सकते। तो इमरजेंसी के लिए पैसे कहां से लाएं? तो उस इमरजेंसी के लिए पैसे के लिए हमने एक अलग से फंड बना दिया अंडर आर्टिकल 267, जिसको नाम दिया हमने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इस तरह की कोई भी घटना हो जाए जहां अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हम इस पैसे से निकाल सकते हैं। ये फंड प्रेसिडेंट के अंडर होता है और प्रेसिडेंट के जगह पर, उसकी जगह पर फाइनेंस सेक्रेटरी इसको ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी। अब इसमें से पैसा निकाल तो दिया, उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से निकल जाता है, साइन किए पैसे निकल गए। लेकिन इसमें दोबारा भरना भी तो है, वो कहां से लाओगे? वो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के इसको रिफिल करना पड़ेगा। और जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको रिफिल करने के लिए निकालेंगे तब पार्लियामेंट अप्रूवल ले लेंगे। तो ये भी अनअकाउंटेड नहीं है। यहां पे रिफिल करने के लिए फिर परमिशन चाहिए होगी कि आपने वो पैसा यूज किया तो कहां किया, तब वो वहां जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिफिल करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, क्योंकि इसका एक मिनिमम होता है शायद 500 करोड़ के आसपास आज के टाइम पे, जो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है, तो जब भी इसमें से पैसे निकालेंगे तो इसको रिफिल भी तो करना है, आगे इमरजेंसी आ रही है उसके लिए। तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तभी निकल सकता है जब पार्लियामेंट अप्रूव करे। लॉकडाउन में जो पीएम अकाउंट में पैसा आया था वो कहां गया था जी? वो पीएम केयर्स फंड उसमें आरटीआई के तहत नहीं आता, तो उसका किसी को नहीं। ठीक है, तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन सरकार ने देने से मना कर दिया था कि आरटीआई के अंदर नहीं। ठीक है, वो अलग से फंड बना था, क्रिएट हुआ था अलग से। क्लियर है? तो तीनों फंड पता होने चाहिए इसमें। ये बेसिकली इस साल जो पैसा आया, कहां से आया, कैसे नहीं आया, तो इस टाइप से बना के बजट में दिया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा पैसा अगर हम देखें तो हमें बोरोइंग से मिला है, जो हमने उधार लिया है। 28% जो भी पैसा है वो हमने उधार लिया है या दूसरी लायबिलिटीज क्रिएट की हैं। उसके बाद अगर हम देखें जीएसटी से 18% आए हैं, ज्यादातर, बाकी तो टैक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स। तो इस टाइप से पैसा है, तो ये जाएगा कहां कहां, तो वो भी यहां पर दे देते हैं कि हम 8% स्कीम में देंगे, जो हमने लोन लिया हुआ उसका इंटरेस्ट देने के लिए 20% उसमें चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सब्सिडीज में जाएगा कुछ पैसा डिफेंस को देंगे, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम को देंगे, कुछ फाइनेंस कमीशन को ट्रांसफर करने के लिए देंगे। ठीक है, तो ये सारा जाएगा इसमें। क्लियर है? चलो अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज कहता है कि 5 नई रामसर साइट्स फिर से डिक्लेयर की हैं। अभी तक हमारे पास 75 रामसर साइट्स थी जो पिछले इंडिपेंडेंस डे पे क्रिएट हुई थी। उससे पहले कम थी, 63 के आसपास 10-12 उस टाइम पे बनाई थी, अभी फिर से 5 बढ़ा दी। कब बनाई है? नेशनल वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड डे पे इन्होंने 5 और इंक्रीज की। तो हमारे लिए इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 5 नई साइट कौन सी हैं, उनकी लोकेशन क्या है, रामसर साइट क्या होता है, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जा रहा है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, हमारे लिए इस न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेटलैंड पता होना चाहिए क्या है। क्या होते हैं वेटलैंड? आर्द्र भूमि, थोड़ी बहुत गीली जो भूमि होती है जहां पानी रुका हुआ हो। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? क्योंकि वहाँ पे फोना और फ्लोरा ज्यादा होता है। फ्लोरा फोना अच्छा होता है, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। ठीक है, और
पानी को स्टोर करता है, अंडरग्राउंड वाटर को रिफिल करने में मदद करता है, कार्बन स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज ना होने दे। तो ये सारे यूजेस हैं इसके, इसमें लिखे हुए हैं कहीं पर। फ्लड प्रोटेक्शन में काम करता है, ठीक है, क्लीन वाटर, बायोडाइवर्सिटी, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज के आसपास पार्क बना दो, ठीक है, हमने कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड। कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ताकि आसपास के लोगों को, ट्राइबल्स को वहां से चीजें ना उठानी पड़े, वहां पर हम रिक्रिएशनल वो बना देंगे, उनको वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। क्या था? हाँ, पढ़ो, पुराना पढ़ो, बताना मुझे, ठीक है। रामसर साइट्स कितनी है? अब 80 हो गई हैं। तो 5 नई जो साइट्स आई हैं उनमें से 3 तो कर्नाटका की हैं और 2 तमिलनाडु की हैं। क्या उल्टा बोला मैंने? 2 तमिलनाडु और 3 कर्नाटका, ठीक है। कौन कौन सी साइट्स हैं वो बेसिकली ये हैं। एक तो मगडीकेरे के कंजर्वेशन सेंटर है, देन उसके बाद अंका समुद्रा, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आघानाशिनी, और फिर लॉन्गवुड और करावेती। ये 5 हैं। 2 आपके तमिलनाडु में हैं और 3 कर्नाटका में, ठीक है। तो ये 5 नए रामसर साइट्स हमने डिक्लेयर किए हैं। ये बेसिकली क्या होता है, 1971 में ईरान के, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, रामसर सिटी में लोग बैठे और उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये वेटलैंड्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, हमारे अर्थ के लिए। तो इनको कंजर्व करने की जरूरत है। तो कौन सी साइट को कंजर्व किया जाए और कौन सी साइट को नहीं कंजर्व किया जाए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, जो वहां के आसपास के इलाकों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम कंजर्व करेंगे। और उन्हें कंजर्व करने के लिए हम एक टैग दे देंगे, उस टैग को बोलेंगे रामसर साइट। तो वो वेटलैंड्स जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स हैं, उन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत एक टैग दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं रामसर साइट्स। और इंडिया में टोटल अभी 80 रामसर साइट हैं। ये जो हुआ था बेसिकली 2 फरवरी 1971 को इसकी मीटिंग हुई थी। इसको सब देशों ने मिलकर के 1975 में अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ हम इसको मानेंगे और इसको लागू करते हैं। और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1982 में। इंडिया में कब से लागू किया? 1982 में, ठीक है। और जब ये 2 फरवरी को जब ये बैठे तो उसी दिन से हम इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जान रहे हैं कि 2 फरवरी विल बी डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो इस दिन हमने इसको 5 नई साइट्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी। जब हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना कि आज के टाइम पे 80 हैं। जो लेटेस्ट ऐड हुई है उसमें से 3 कर्नाटका में। नाम याद रख पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं याद रख पाओ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद करना है, ठीक है। 80 नहीं, इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स प्लस जो लेटेस्ट एडिशन है। तो लेटेस्ट 5 है, तो इनका नाम याद होना चाहिए। उसके अलावा 80 में से जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आया एलन मस्क, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने एक न्यूरालिंक इम्प्लांट किया है ह्यूमन ब्रेन में। तो न्यूरालिंक है क्या चीज और न्यूरालिंक के क्या क्या यूजेस हैं और इससे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये हमें हमारे साइंस एंड टेक पोर्शन में मेंस के लिए पता होनी चाहिए।
पहली बात तो न्यूरालिंक क्या कर रहा है, ये बेसिकली ब्रेन के जो सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं उन सिग्नल्स को जनरेट करता है। ब्रेन में फिट हो गया तो शरीर के जिस पोर्शन में सिग्नल्स नहीं जा रहे थे वो सिग्नल को रिसीव और सेंड करने का काम करता है। ये जो लगाया गया है ये एक बीमार व्यक्ति पे ही लगाया गया है, चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से इसके जो यूजेस हो जाते हैं ये उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस, क्योंकि दिमाग को सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक है, मेंटली हो सकता है कि थोड़ा वीक चल रहा हो, वहां यूज हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है कई बार, तो उसको क्रिएट करने के लिए, तो वहां ये चीजें यूज हो सकती हैं। तो इसके साथ इशू ये आएगा कि लोग इसको बीमारी ठीक करने की बजाय दिमाग को ज्यादा एम्पावर करने के लिए यूज करने लग जाएंगे। वहां पर इसका एथिकल इशू आ जाता है कि इसका यूज सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए होना चाहिए या अदरवाइज भी कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को सेटल नहीं किया जाएगा तब तक के लिए इसको अलाउ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, दूसरा और क्या एथिकल इशू हो सकता है कि जिसके पास पैसे हैं वो तो ठीक करवा लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं करवा पाएगा, तो एक डिवाइड क्रिएट होगा, वो भी एथिकल इशू आएगा इसमें। ठीक है, तीसरा ये टेक्नोलॉजीज किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, तो उसका भी, और अभी तक इसके बारे में पूरा स्टडी नहीं हुआ है तो पूरा इंप्लीमेंट करना भी ठीक नहीं है। ये कुछ इश्यूज हैं जो इसके सामने रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज इट कैन हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू ऑपरेट, मतलब आप फुल्ली ऑपरेट हम कह सकते हैं हिमसेल्फ या ह्यूमन बॉडी, जहां पर भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जो ब्रेन और एक्सटर्नल जो डिवाइसेस हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें जैसे और क्या यूज हो सकता है कि ब्रेन में हो गया तो उसके तहत हम सोचें हाँ वो नंबर डायल हो जाए फोन में नंबर डायल हो गया, फोन डायल कर रहा है। ठीक है, बैठे बैठे हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें चला ठीक है उसके बारे में नॉलेज मिल जाए, सामने स्क्रीन पर नॉलेज स्क्रीन सामने आ गई, तो बैठे बैठे सोचे ही काम होने लग जाए, उसमें बड़ा मदद कर सकती है, क्योंकि सिग्नल भेजेगी एक्सटर्नल डिवाइस को कि ब्रेन क्या काम कर रहा है, ब्रेन क्या सोच रहा है। तो ब्रेन से ही चीजें कैसे ऑपरेट होंगी उसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए, जहां पर प्रोस्थेटिक या व्हील चेयर पे जो है उसको असिस्ट कर सके, बैठे बैठे व्हील चेयर को बोलो ठीक है आगे चलो जब नहीं हिला पा रहे हाथ पांव तो। ठीक है, देन उसके बाद मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कि हेल्थ पे आप लगाए रखो, वो मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसका सारा डाटा उसमें रहेगा, डॉक्टर जाएंगे जल्दी से चेक करेंगे और बता देंगे यहाँ दिक्कत है, उनको बार बार सीटी स्कैन और वो सब की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरेक्शन के लिए कि दिमाग में ही बैठा कि मुझे यूएस से घूमना और आंखों के आगे वो चल रहा है कि हाँ मैं तो यूएसए में हूँ। ठीक है तो वो भी ठीक है, आजकल वो लगा के रखते हैं ना चश्मा, तो वो वाला उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी चश्मे की, आंखें बंद किया और चिप से जो आंखों के सामने चल रहे सब। ठीक है, तो वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए जो सर इसका फर्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव जहां असिस्ट करेगा ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस को। जैसे व्हील चेयर पे बैठा है, व्हील चेयर में मैं हाथ नहीं हिला सकता व्हील चेयर चलाने के लिए, ये डिवाइस हमारे पास होगी तो ऑलरेडी हमारा ब्रेन इतना कैपेबल होगा कि वो हमारे बॉडी पार्ट्स को हेल्प कर पाएगा मूव करने के लिए। तो जब ऑलरेडी मूव कर रहे हैं तो फिर व्हील चेयर की नीड क्यों रहेगी? हो सकता है कि ऑर्गन ही ना हो उस टाइम पे, मान लो पाँव ही नहीं है, ठीक है, तब आप खुद तो नहीं चल पाओगे, या फिर आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम करके हाथ है ही नहीं, तब कैसे चलाओगे ना? तो उस चीज के, ठीक है। देन एथिकल कंसिडरेशन क्या है? प्राइवेसी कंसर्न कि दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी पढ़ लेगा जिसके पास कंट्रोल है, ठीक है। देन उसके बाद न्यूरो सिक्योरिटी, बेसिकली क्या सोच रहा है, क्या एक्शन करने वाला है, तो वो सारी चीजें अनऑथराइज्ड कंट्रोल में जा सकती हैं कि वो चाहे तो इसके दिमाग में ये सिग्नल भेज के आदमी से कुछ भी करवा दे, ठीक है। ह्यूमन बॉम्ब बनाना आसान हो जाएगा, है ना।
इक्विटी और एसेसिबिलिटी कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं होगी, एक डिवाइड क्रिएट होगा। और उसके बाद मेडिकल और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन कि मेडिकल कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप वैसे ही उसको यूज ना करने लग जाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चलेगा, ठीक है, तो उस चीज के लिए। फिर अगला एक न्यूज थी, पब्लिक एग्जामिनेशन के ऊपर एक बिल आया है जिसमें पाया गया है कि अभी पिछले 5 साल में 48 से ज्यादा इंस्टेंसेस हुए हैं पेपर लीक के, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लेके आए हैं 2024 में अभी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें की हैं। जब भी कोई बिल आएगा तो सबसे पहले उसमें क्या मिलेगी, डेफिनेशंस मिलेंगी कि अनफेयर मीनिंग का क्या डेफिनेशन है, ये पब्लिक एग्जामिनेशन का क्या डेफिनेशन है। तो इसमें उसको डिफाइन किया गया कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कौन लेगा वो भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो 5 एजेंसीज इसने अलग से आइडेंटिफाई की। इसने बोला कि जो भी उसके शेड्यूल में लिखा जाएगा उसको हम पब्लिक एग्जामिनेशन को करने वाली एजेंसीज मानेंगे। और 5 एजेंसीज को इसने आइडेंटिफाई किया। क्या क्या एजेंसीज हैं? यूपीएससी, एसएससी और आईपीएस और एनटीए बहुत सारे एग्जाम करा दिए, ठीक है। और उसके अलावा इसने बोला कि वो और कोई भी एजेंसी जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो भी हम एजेंसी मानेंगे। ये भी इसने रख दिया लास्ट में, ठीक है। पनिशमेंट बोला है कि कोई भी इस तरीके से पाया जाता है तो उसको कैद हो जाएगी। वो जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। इनका क्या मीनिंग होता है? कॉग्निजेबल का मीनिंग क्या होगा? कॉग्निजेबल क्या होता है कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पुलिस का काम इन जनरल होता है कि जब उसको परमिशन मिले तब किसी को आके अरेस्ट करने का। विदाउट परमिशन अरेस्ट नहीं किया जाता, इसीलिए अरेस्ट वारंट मांगा जाता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हो जाते हैं जहां पर अरेस्ट वारंट की रिक्वायरमेंट ना हो, वहां पर बिना ही किसी परमिशन के उसको अरेस्ट किया जा सके, ठीक है, वो जाएंगे कॉग्निजेबल की उसको जरूरत नहीं है किसी परमिशन की, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप पकड़े गए, आपका जिससे झगड़ा हुआ था या कुछ भी हुआ था, आपस में बाहर मामला सेटल कर दिया और पुलिस आपको फिर छोड़ देगी कि हाँ साइन कर दो, इन्होंने आपस में मामला सेटल कर दिया है। बोले इस तरह का कोई भी केस होगा उसमें सेटलमेंट का कोई बात नहीं होगी, हो भी गया है तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। ये नॉन कंपाउंडेबल। और लास्ट है नॉन बेलेबल। यहां पर क्या होगा कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं माना जाएगा, कि वो एज ए राइट नहीं कह सकता कि मुझे बेल दे दो, वो कोर्ट देखेगा कि उसे देना है या नहीं देना है। क्लियर है? और फिर उसके बाद जो नकल करते हुए पकड़ा गया उसको 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। और जो उसको करवाने वाला है, बाहर से कोई एजेंसी होगी ना जो उसको नकल करवा रही है, उसको उन्होंने बोला 1 करोड़ तक की जुर्माना लगेगा और उसके बाद सजा तो मिलेगी वो और है ही अलग, ठीक है। एजेंसी कौन है? ठीक है। तो ये बेसिकली इसने बोला था। इन्होंने अनफेयर मीन क्या है वो भी डिफाइन किया है। इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट के लिए इन्होंने बोला मिनिमम डीएसपी रैंक का ऑफिसर चाहिए, उससे नीचे ये केस किसी के पास नहीं रहेंगे, ठीक है, ये भी इन्होंने डिफाइन किया है। और ये बेसिकली जो बिल है एक मॉडल ड्राफ्ट है। मॉडल ड्राफ्ट का मतलब होता है कि सेंटर ने एक ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया है, सेंटर ने एक मॉडल बिल बना लिया है, अब स्टेट उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करके उसको अडॉप्ट कर सकता है। जो मॉडल बिल्स होते हैं उसका मतलब ये है कि हमने एक बना दिया है, हमने एक मॉडल बना दिया है, आप देख लो आपको जो सूट कर रहा है आप उस हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लो, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी स्टेट। तो इससे दिक्कत कहां होगी? दिक्कत कहां होगी? एक स्टेट उसको एक फॉर्म में अडॉप्ट कर रहा है, दूसरा स्टेट दूसरे फॉर्म में अडॉप्ट कर रहा है, स्टेट से स्टेट में वेरिएशन आएगा तो लूप होल्स ढूंढना आसान हो जाएगा। अब
जो ये करने वाले हैं वो किसी एक स्टेट को प्रेफर करेंगे कि हम तो वहां जाके करेंगे काम, क्योंकि वहां पर इस चीज का लूप होल मिल रहा है। तो मॉडल लॉज का ये एक लूप होल हो जाता है, ये एक नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये अनफेयर मीन्स के ऊपर एक भी लाया था। ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं ये जो लीक हो रहे हैं, पेपर में लीक होते हैं, इनको रोकने की कोशिश की गई। पेपर लीक अगर हो रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? किसी का फायदा ही तो हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? किसी का नुकसान भी हो रहा है। डिलेज होते हैं, वो पेपर बहुत डिले हो जाता है, कैंसिल भी हो जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, फिर से वो सारी सुविधाएं अरेंज कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें। चलो, फिर इसके बाद डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 75 साल पूरे हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। कब बना था? कब? 1950 में। ये तो पढ़ चुके हम, 28 जनवरी 1950। उससे पहले क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। वो कब बना था? 35 के एक्ट से बना था। बना कब था? 37 में। ठीक है, 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उसी के आगे हमने 28 जनवरी 1950 को हमने इनॉग्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उससे ज्यादा पावर है। कैसे ज्यादा पावर है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सुनवाई हो जाती थी उसके बाद ऊपर अपील करने के लिए एक और जगह थी जिसको हम प्राइवी काउंसिल्स बोलते थे। वहां पर जो नोबल्स होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते तो बैठते थे, उनके पास जाके अपील करो। लेकिन यहां पर क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अब सुप्रीम कोर्ट बन गया। इसके ऊपर किसी के पास अपील नहीं, तो इसके पास वाइडर पावर्स आई। ठीक है, जब ये बना उस टाइम पे कितने जजेस थे इसमें? 3+1। आप बता रहे हो 1773 की 1+3। कौन थे उस टाइम चीफ जस्टिस जब फर्स्ट टाइम बना? 1773 में सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बना था। ठीक है, वर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से बना है, उससे नहीं बना। ठीक है, तो उसमें 3 जजेस थे, तो एक जो चीफ जस्टिस था उसका नाम क्या था? हाँ, सर एलिजा इन्फे। ठीक है, अब यहां पर जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तो उस टाइम पे कितने आए थे टोटल जजेस? 1+7, टोटल 8 जजेस थे। ठीक है, और जब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज कितने जजेस हैं? 33+1, 34 जजेस हैं। ठीक है, एक तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो जजेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुइनी जजेस, PUISNE, पुइनी जजेस। ठीक है, तो ये हमारे जजेस हैं। अब जब इसकी गोल्डन जुबली पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या अपॉइंटमेंट है, क्या रिमूवल का प्रोसीजर है, वो तो हम इसके कोर पार्ट में पढ़ेंगे। यहां पर हम इश्यूज देखेंगे कि इसको 75 साल हो गए, तो आज के टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज क्या है, हमारी जुडिशियरी में इश्यूज क्या है। तो सबसे पहला इशू पेंडेंसी ऑफ केसेस। पूरे इंडिया में 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। पूरे इंडिया में 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और ज्यादातर केसेस लोअर जुडिशियरी में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में करीबन 80,000 केसेस पेंडिंग आज के टाइम। कितने हैं? 80,000। इसके पीछे रीजन क्या है? पेंडेंसी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जज कम है, केस ज्यादा है, टाइमिंग भी कम है, छुट्टियां। अभी पीछे इशू चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को या हायर कोर्ट को अपनी छुट्टियों को कम करना चाहिए ताकि वर्किंग डेज उनके बढ़ जाएं। ठीक है, और जजेस की स्ट्रेंथ और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में डिले होता है,
सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करके भेज देता है, लेकिन वहां से आगे से अपॉइंटमेंट होता नहीं है टाइम से, तो डिलेज इन अपॉइंटमेंट्स। और बताओ, एक्सपेंशन ऑफ लॉज, नए नए लॉ क्रिएट होते हैं तो नया नया तरीका मिल जाता है केस करने का। और बताओ, नए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होंगे तो उससे रिलेटेड केसेस भी क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सबको करने के लिए हमने अभी हमारे जो कोड्स थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उन सबको चेंज करके नए कोड्स लेके आए हैं ताकि इन इश्यूज को भी अच्छे से डील कर सकें। इन इश्यूज को डील करने के लिए हमने ट्रिब्यूनल्स भी बना ली कि जो स्पेशल इश्यूज हैं वो डील किए जा सकें बाय दी ट्रिब्यूनल्स, लेकिन अभी भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। और ये कहीं ना कहीं हम कहें कि चैलेंज है आज के टाइम पे भी हमारे कोर्ट्स के सामने कि इसको कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेंट। क्या है ये चीज? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? शब्द से क्या समझ में आ रहा है? जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव किस सेंस में होगी? मतलब जो अपना मतलब अच्छे से काम करें। अच्छे से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उत्सुकता हो काम में। ठीक है, आर्टिकल 142 एक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस की, कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर इश्यूज कर सकता है। ठीक है, उसको जब हम पढ़ेंगे, हम अयोध्या वाले टेंपल से उसको जोड़ के देखते हैं। अयोध्या वाले टेंपल में सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया कि राम जन्मभूमि दे दो रामलला को कि वो वहां मंदिर बना ले, लेकिन ये कंप्लीट जस्टिस नहीं होता अगर उसको यहीं तक छोड़ देते। उन्होंने कंप्लीट जस्टिस के लिए वक्फ बोर्ड को अलग से जमीन अलॉट की साइड में कि ठीक है मंदिर तो बन रहा है लेकिन उनको भी जमीन अलग से दो। दैट इज कंप्लीट जस्टिस। उन्होंने जमीन के लिए कोई एज सच डिमांड नहीं की, लेकिन जस्टिस तो देना है। दैट इज कंप्लीट जस्टिस। जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो कोर्ट में एक सिस्टम चलता है कि आप केस को लेके जाओगे, कोर्ट केस तक नहीं पहुंचता। कोई भी जाएगा केस करके कोर्ट जाएगा, कोर्ट अपने आप जाके नहीं बोलेगा तुम केस करो। जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा सा उल्टा है। कोर्ट, जजेस निकल रहे हैं, उनको दिख रहा है यहां गड़बड़ हो रही है, कोर्ट अपने से एक्टिवेट होकर के उन केसेस को अपने पास ले सकते हैं। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां पर जुडिशरी एक्टिव होकर के जो लेजिस्लेचर का काम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, उस दायरे में भी जाके अपने जजेस को जजमेंट को डिलीवर करती है। सेपरेशन ऑफ पावर में हम इस इशू को पढ़ेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक इशू बना हुआ है। हमने सेपरेशन ऑफ पावर को अपना के चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है तो टू फुलफिल द आर्टिकल 142, टू डू द कंप्लीट जस्टिस, ये जुडिशरी की ड्यूटी हो जाती है कि उस काम को करवाए। तो इसीलिए उनके एरिना में घुस के ऐसे जजमेंट से पास करते हैं जिसकी वजह से हम उसको जुडिशियल एक्टिविज्म नाम देते हैं कि जुडिशरी अपने आप एक्टिव होकर काम कर रही है और एरिना में भी जहां उसका एरिना नहीं है, जो उसका एरिया नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या करें हम? कंप्लीट जस्टिस हमारी ड्यूटी है, 142 के तहत हमें पावर मिलती है, तो क्या हम करें या नहीं करें? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपस में इस चीज को डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन निकला कि ठीक है तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम्हें अपने आप को रोकना होगा उस हद में जाकर के कि आप दूसरे की पावर्स को इन्फ्रिंज ना करो। उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कि उस लिमिट तक रोक लेना कि हम सेपरेशन ऑफ पावर की जो गरिमा है उसको बनाए रखें। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये भी इश्यू है कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्या रिस्ट्रेंट है, कहां तक एक्टिविज्म माना जाए, कहां तक नहीं माना जाए, तो उनकी पावर्स को कैसे रोक लगाएं। तो ये भी इश्यू है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का यूज करेगा, लेकिन कहां तक करे, वो लिमिट कहां है, तो वो इश्यू है आज के टाइम पे, वो लिमिट क्लियर नहीं।
क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म ने उस लिमिट को, उस बाउंड्री को बहुत आगे तक फैला दिया। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, पहले क्या होता था, ओपन नहीं होते थे कोर्ट्स, क्या सुनवाई चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से ये पब्लिक के लिए ओपन है। इन्होंने अभी रिसेंटली 1950 से जो भी आगे के जजमेंट हैं उनको ई कॉपी बना करके लाइब्रेरी में अपने पास रख लिया है, उसको कोई भी पब्लिक एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज अब बढ़ रहा है, पहले इशू था। ठीक है, इसको और ज्यादा कैसे बढ़ा करके कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए पूरी प्रोसेस को, वो इशू कि हम और कहां टेक्नोलॉजी का यूज करें और कैसे हमारी प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आया था हमारा इनएडुकेट विमेन रिप्रेजेंटेशन। अभी तक कितनी हुई है टोटल विमेन्स? कहां है? 3 आज। ठीक है, जो पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन बनेगी 2026-27 में, जो वुमेन बनेगी, पहली वुमेन होगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। ठीक है, नाम देख लेना, नागरत्ना करके कुछ नाम। ठीक है, तो अभी तक विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। ठीक है, तो ये इस वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी।